तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या किया था बेटा हमने, कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ पहुँच गए थे? रेट लॉ। अभी तो शुरू भी समझिए, शुरू हुआ, ए शुरू हुआ, अभी तो जेड तक जाना है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, मतलब 65% समझिए। तो रेट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले गुल्डबर्ग साहब आए, ठीक है। क्या स्पेलिंग लिखवाई थी जरा बताइए, गुल्डबर्ग की? गुल्डबर्ग एंड वेगेट। तो जहाँ रेट लॉ लिखा था वहीं पर होगा। मुझे स्पेलिंग ना याद करने की बीमारी है। GULDBER एंड वेगेट, डबल जी। ये बेटा लिख लीजिए, नाम याद रहना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इस वजह से नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, बड़ा सिंपल है रेट लॉ लिखना। क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लिए रिएक्टेंट है A प्लस 2B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट CD कुछ भी। तो उन्होंने कहा वेरी सिंपल, क्या परेशान होना, कंसंट्रेशन लीजिए रिएक्टेंट्स की दोनों की, और उसके जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको पावर बना दीजिए। ओके, और इक्वल का साइन लगाना है तो K लगा दीजिए, और इसका नाम उन्होंने कहा कि रेट कांस्टेंट है। और इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। ये मैंने इतनी बातें डिस्कस कर ली थी क्लास में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। उसमें एक एग्जाम्पल मैंने शायद आपको लिखवाया था, H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KH2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा था भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं 2 टाइम्स, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ, और पावर 1 है ना। अगर मैं आयोडीन की कंसंट्रेशन की को 4 टाइम्स कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ना चाहिए? 4 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी भी पावर 1 है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वाकई ऐसा हुआ, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि आई एम राइट,
और मेरी ये बात सब लोग मान लें। ओके ओके, सब लोगों ने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने और रिएक्शन, जब रेट लॉ लिखना शुरू किया और चेक करना शुरू किया तो देखा कि डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, H2 + Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म ही लिखता हूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 1 और R इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl2 की पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर 1 और इक्वल का साइन लगा दें तो KH2 इंटू Cl2। ये रेट लॉ हो गया, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। मैंने क्या किया कि H2 की, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसको मैंने क्या किया, डबल यानी 2 टाइम्स किया। तो देखा रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहा, इस बार डबल नहीं हुई। फिर कहा अच्छा चलो हो सकता है Cl में देखते हैं, तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन डबल की, ये आसान होता है, डबल ही कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखा गया यहाँ भी नो चेंज। इसका मतलब ये बन रहा है कि रेट लॉ जो बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वो आ रहा है के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। क्यों 0 लगाया, इसलिए कि इसकी कंसंट्रेशन पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो इसलिए 0 लगा दिया। कंसंट्रेशन घटाओ या बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दैट मीन्स कि यार ये जो आपने कहा था कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर बना दो, वो तो यहाँ फेल हो गया। ओके, तो गुल्बर साहब कुछ साल उनका जलवा रहा, उसके बाद कहानी उनकी खत्म। फिर लोगों ने और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। तो अब आते हैं असल रेट लॉ की तरफ, ठीक है। और वो क्या है, तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं कोई भी, क्या लिख लें, ए अपना वही लिखते हैं, बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। ए के आगे कोएफिशिएंट लगा देता हूँ 2, बी के आगे लगा देता हूँ 4, सी के आगे लगा देता हूँ 3, डी के आगे कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी लगा लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता है, वो सब किस बात पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे पावर क्या है, ठीक है ना, कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 0। अगर ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब 2, 8 गुना हो गया, इसका मतलब 3।
तो इट इज ओनली कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, तो क्या है पावर, आई डोंट नो, वो रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बताएंगे। तो हमने क्या मान लिया, जनरल इसका फॉर्मूला बना दिया कि पावर एक्स है, क्योंकि जनरल रिएक्शन लिखा है तो जनरल फॉर्मूला बना दिया। अब बी के ऊपर आ जाइए, rate of reaction is directly proportional to concentration of B। ये x मान चुके हैं तो इसको y मान लेंगे। इसका भी कैसे पता लगाएंगे, कंसंट्रेशन कभी आधी करेंगे कभी डबल करेंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रहा है वो देखते जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता चल जाएगा ना कि पहला जब कंसंट्रेशन मैंने 1 मोल पर लीटर ली थी तो ये रिएक्शन इतनी देर में कंप्लीट हुआ, मान लीजिए 5 मिनट में हुआ। अब मैंने जो है कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर ले ली, डबल कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट बाकायदा एमयू में तो कराया जाता है, मतलब बीएससी वेस्सी में कराया जाता है, अब 12th का मुझे मालूम है, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेशन डबल की तो देखा कि क्या टाइम आधा हुआ, अगर आधा हो गया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, कम टाइम में हो गया ना रिएक्शन। और अगर रिएक्शन मतलब टाइम डबल हो गया इसका मतलब रेट कम हो गया, और रेट कम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगा, माइनस वन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। और कैसे पता चलता है, ओनली बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसकी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, यानी एडवांस में भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आईआईटी एडवांस का भी पेपर हो तो उसमें भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा रिएक्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, रेट लॉ कैसे लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। रेट लॉ will be R is directly proportional to A की पावर X and B की पावर Y। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दीजिए तो इक्वल का साइन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। दिस इज द रेट लॉ। चलिए, ये मेरा रेट लॉ बन गया। तो ये रेट लॉ हमें बनाना आना चाहिए। तो देखिए मोहतरम, तवज्जो फरमाएं, हम लोगों ने शुरुआत यहाँ से की है, ठीक है। हमने कल पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि गुलबर एंड बैगे साहब ने कहा कि रेट लॉ लिखना बहुत आसान है। क्या करना है, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए किसके, रिएक्टेंट्स, और पावर उसकी वो लगा दीजिए जो इसके आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने वही किया, ये रहा, ये रिएक्शन लिया है मान लीजिए हमने। ओके, फिर हमने क्या किया, दूसरा
रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा नहीं, चलिए इसको मान लीजिए लिख लिया है या लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और इन दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो K आ जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और रिएक्शंस के अंदर दिखाया कि इससे सही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद ही दूसरे साइंटिस्ट केमिस्ट उन्होंने दिखाया कि भाई हर जगह ये रिजल्ट सही आपका मेथड नहीं दे रहा है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे दिखाया कि ये वाला रिएक्शन ले लिए, बिल्कुल उसी के जैसा है, वहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन था, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन है। तो यहाँ पे हमने देखा तो क्या होना चाहिए गोल्डबर्ग वेगे साहब के हिसाब से कि हाइड्रोजन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड क्लोरीन की पावर 1, और दोनों को कंबाइन किया तो ये हो गया, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो ये हो गया, तो ये हमारा रेट लॉ बन गया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन हमने देखा एक्सपेरिमेंट में तो दिखा रहा है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है, पावर 1 नहीं है। फिर आयोडीन क्लोरीन के लिए चेक किया तो वहां देखा वहां भी कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि आयोडीन वाले केस में दिखा रहा है। इसको डबल करने पे इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम करी तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो गया। आयोडीन की कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम की तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया। यहाँ पे तो परफेक्ट शो कर रहा था, बट इस वाले केस में नहीं शो कर रहा, तो इसका मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इक्वेशन। ठीक है ना, वो सही तरीका लिखने का नहीं है, हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कौन से रिएक्शंस में वो सेटिस्फाई करता है गोल्डबर्ग वेगे साहब का सिंगल स्टेप। चेक करिए, लिखवाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, और क्या नाम था उसका, एलिमेंट्री रिएक्शन और रेट स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना, RDS जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर वो वाला स्टेप हमको पता हो तो उसमें जो कोएफिशिएंट आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, उसके लिए तो ये परफेक्ट काम करता है गोल्डबर्ग साहब का जुगाड़। लेकिन वैसे जो है सारे रिएक्शन में ये काम करेगा? नो, नॉट। ठीक है ना, उसका बाकायदा एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि देखा कि कंसंट्रेशन मैंने डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस वाले रिएक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन की की पावर जो है वो 0 और क्लोरीन की पावर भी 0, तभी तो डिपेंड नहीं करेगा, वरना कोई भी पावर करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, चाहे नेगेटिव करो, चाहे पॉजिटिव करो, चाहे फ्रैक्शन में करो। एक ही कंडीशन है कि ये पावर 0 कर दोगे तो दोनों 1 हो जाएंगे, तो 1 इंटू 1 तो खाली K बचेगा, K का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से ये हमको पावर कैसे पता चली? एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो सब जाकर के सबका इत्तेफाक हो गया कि देयर इज ओनली वन मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट लॉ इज बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने एक जनरल रिएक्शन लिया, कोई भी 2A + 4B + 3C + D, और जनरल हमने रेट लॉ बना दिया। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X। X की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और 0 और फ्रैक्शन।
चाहे वो x हो चाहे वो y हो, कोई भी नंबर आ सकता है। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट के जरिए से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कर दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर y, फिर दोनों को कंबाइन किया, रेट कांस्टेंट आ गया। जल्दी से इसको लिख डालिए, जो लोग लिख चुके हैं वो मुझे k की यूनिट बता दें। यूनिट निकालना हमें आना चाहिए। मैं हिंट दे दूं थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऊपर क्या आता है? रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन, नीचे टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये हो गई। डिवीजन में ए और बी को ले आइए विद पावर, और ए तो कंसंट्रेशन है, बी भी कंसंट्रेशन है। हो गया बेटा? चलिए देखिए क्या हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या है यूनिट? ये होता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। और ये क्या होता है? ये तो कंसंट्रेशन है ही, पावर एक्स। और ये क्या है? ये बी की कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन चाहे ए की हो चाहे बी की हो, यूनिट तो सेम ही रहेगी ना। तो क्या हो जाएगा? ऊपर मोल्स लीटर इनवर्स, टी भी नीचे है तो टी को भी ऊपर ले जाऊं, सेकंड इनवर्स लिख करके, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन, और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, ये यूनिट हो गई किसकी? के की। इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें अगले पेज पे, लिख लिया हो तो। चलिए, तो के की यूनिट आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आएगा और वैसे भी आएगा। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये जो x प्लस वाई है, दिस इज कॉल्ड m। m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहते हैं ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अभी नाम सुना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो वो ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, जो कंसंट्रेशंस हैं उनकी जो पावर्स हैं उसको ऐड करके जो भी नंबर आता है वो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इसको और दूसरी फॉर्म में चेंज कर दें, ऊपर ले जाते हैं इसको भी, तो क्या हो जाएगा? मोल
लीटर इनवर्स, और इस वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर -n हो जाएगी। x प्लस वाई को मैंने n कर दिया और ऊपर ले गया तो -n हो गया, और आगे सेकंड इनवर्स तो है ही। हो गया। आगे देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मोल की पावर क्या है, -n, यहाँ पे मोल की पावर क्या है, 1। तो इसको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मोल 1 - n। क्यों, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते वक्त, तो 1 और -n दोनों ऐड हो गए। लीटर में क्या हो जाएगा, बोलिए, लीटर में हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये n - 1 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। और आगे सेकंड इनवर्स, ये आपकी आ गई k की फाइनल यूनिट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि इसको इम्पोर्टेंट करके आप लोग कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, मैं यूनिट देख करके खाली बता सकता हूँ कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आप भी बता सकते हैं ये कौन से ऑर्डर में है। nth ऑर्डर, तो n की वैल्यू रखते जाइए, ऑर्डर पाते जाइए। तो जरा 0 से लेकर के 3 4 तक निकाल दीजिए तो फटाफट। हाँ, इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 0 ऑर्डर, इसकी k की यूनिट लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए k की यूनिट लिखिए, सेकंड ऑर्डर, इसके लिए लिखिए थर्ड ऑर्डर, के लिए लिखिए। हो गया, लिख गया, वेरी गुड। चलिए मैं भी लिखता हूँ। तो वो मेरा फॉर्मूला है, 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोल, और लीटर के लिए हो जाएगा -1, और सेकंड यूनिट। ठीक है। अब आ जाइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और लीटर की पावर वो भी 0, तो खाली क्या बचा, सेकंड इनवर्स। एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा प्यार इसी में है।
फर्स्ट ऑर्डर के, और यही हमारे सिलेबस में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ज़ीरो भी है बट ये दो में ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे तो मोल -1 और लीटर 1 और सेकंड -1। थर्ड के लिए मोल -2 लीटर 2 सेकंड 1। तो इस तरीके से आप खाली यूनिट देख करके अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ये वाली बात लिखी। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एंड फ्रैक्शन। लिख लीजिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। चलिए गुड। क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिया हुआ है K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल -2 लीटर मोल +2 लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। चलिए हो गया। क्या है बेटा, -3 1 -1 दो लोग हो गए, -1 3 लोग हो गए। वेरी गुड। तो K की यूनिट क्या थी, मोल की पावर बोलिए 1 - n थी है, और लीटर की यूनिट n-1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मोल की पावर क्या है, -2। तो ये वाली जो वैल्यू है 1 - n, इसको सॉरी +2, तो इसको +2 के बराबर कर दीजिए। तो ये इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू -। सिंपल, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है, -1। यानी अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे इस रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हाफ हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। सॉरी, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाला है। लिखिए
हम्म लंबा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। 2a plus 3b gives rise to product. Order of reaction with respect to a concentration is two, and order of reaction with respect to B is -1। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसका पार्ट जो हमको करने हैं, फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है राइट रेट लॉ। रेट लॉ लिखिए। दूसरा पार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए। तीसरा पार्ट if concentration of A is doubled तो क्या होगा? फोर्थ, if concentration of B is half जहाँ पे लिखा